एक बार फिर से भारत के सबसे बेहतरीन मंच पर। तो आज विजय दिवस के रूप में मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस, उसके 24 साल पूरे हो चुके हैं और ये हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित दिवस है और एक ऐसा दिवस जिसमें हम क्या चीज़ों को देखते हैं कि कैसे भारतीय सेना ने अपनी हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। जो सामर्थ्य आज हमारे भारत की सेना में है, वो सामर्थ्य आज ही नहीं, हम बहुत पहले से देखते हैं। चाहे वो 1962 का युद्ध रहा हो, बेशक उस युद्ध में हमने काफ़ी कुर्बानियां दी, हम उसको हारे भी, लेकिन हमारे जवानों की जो वीरगति है उससे हम मुंह नहीं फेर सकते। और आज भी यही हुआ है कि हम देखते हैं कि भाई कारगिल युद्ध के जो 24 साल पूरे हो रहे हैं, इस 24 साल में कई हमारे जवानों ने वीरगति को प्राप्त की, शहीद हुए, और इसके बाद ही आज हम इतने चैन की सांस ले रहे हैं। चाहे वो आज़ादी के समय अगर हम देखें तो जो हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी, उसके बाद उस आज़ादी को संजोए रखना और बचा के रखना इन कर्मवीरों के हाथ में है, इनके बलिदान से ही पूरा हुआ है। जो आज़ादी हम इस घर में, अपने रूम में, अपनी क्लास में या अपने देश में महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है बॉर्डर पर खड़े इन जवानों का। तो उनको मैं एक बार फिर से सल्यूट करता हूं और आप सभी से भी आग्रह है कि जब हम मिलें, बात करें या किसी से अभिनंदन करें तो एक बार जय हिंद जरूर बोलें। इस हिंद की जय तभी होती है जब हम अपने हिंद को जय बोलते हैं। इसकी शुरुआत हमें और आपको करनी होगी। नमस्कार ठीक है, वो अपना एक ट्रेडिशनल है, लेकिन जब तक हम अपने देश को आगे नहीं रखेंगे, हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने देश को आगे रखे। और ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी उन सैनिकों के लिए जिन्होंने अपनी जान बिना किसी स्वार्थ के न्यौछावर कर दिए इस माटी पर। तो आप सभी को गुड इवनिंग है, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे बेहतरीन मंच पर, जहां आपको नॉलेज और ज्ञान की भरपूर भंडार मिलता है। तो आज एक स्पेशल दिवस था, तो मैंने सोचा कि कुछ यादें ताज़ा कर ली जाएं, उन सैनिकों के नाम ये आज का सेशन दे दिया जाए जिन्होंने निस्वार्थ होकर अपना जीवन बलिदान कर दिया इस देश पर, इस देश की माटी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का अपना ये जो सेशन है। इसमें जो एक विशेष बात हमें करनी है वो यही करनी है कि कैसे कारगिल युद्ध, जब भारत ने पलटी हारी हुई बाजी, जो कारगिल युद्ध रहा, वो कारगिल युद्ध एक समय ऐसा माना जा रहा था कि भारत जो है अब हार जाएगा ये युद्ध, यानी कि किससे, पाकिस्तान से हार जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया था कि जो बर्फीली चोटियां हैं कश्मीर में, कारगिल क्षेत्र में, वहां की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो युद्ध था, यहाँ पर ये माना जा रहा था कि ऊंची चोटियों पर बैठे हुए जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो बड़ी आसानी से ये युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन कहाँ हार मानने वाले थे भारत के ये वीर सपूत। हम एक जिस देश में एक गुरु ये कह जाएं कि मैं चिड़िया से कई लाखों लोगों को लड़वा सकता हूं, तो यहाँ पर हमारे जो सैनिक कैसे हार मान सकते थे। तो वहीं इस चीज को हमने देखा कि आज हम इसको विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस चीज को लेकर आज भी एक मर्म बना रहता होगा, एक मलाल बना रहता होगा कि कैसे उसके हाथ से जीती हुई ट्रॉफी छीनकर हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम यही चीज़ देख रहे हैं कि कारगिल की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में जो एक युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए। आप इन ऊंची पहाड़ियों पर देखिए, इन ऊंची पहाड़ियों पर क्या होगा, कोई बैठा होगा और वहां से अगर गोला बारूद दागेगा और यहाँ पर कहीं पर भी कोई व्यक्ति छुपकर भी बैठ जाएगा तो आसानी से वो देख सकता है। और इस कठिन परिस्थिति में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों का सामना किया और पाकिस्तानी सैनिकों का सामना करते हुए युद्ध किया और इस युद्ध को विजय के रूप में स्थापित कर दिया, विजय दिवस के रूप में स्थापित कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि
जो भारत के वीर सैनिक कर पाए वो शायद इस विश्व का कोई भी देश की सेना नहीं कर पाती, क्योंकि ये इतनी कठिन परिस्थितियां थी यहाँ पे युद्ध लड़ना कि ऊपर कोई एक व्यक्ति बैठा है तो नीचे के 27 लोगों के 28 लोगों के बराबर उसकी क्षमता है। वो अकेले 27 से 28 लोगों को यहाँ पर हताहत कर सकता था। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो वीर सैनिक रहे उन्होंने इसका बहुत डटकर सामना किया। ये युद्ध या इसकी जो स्थिति थी, अगर इसका हम ज्योग्राफिकल एक लोकेशन देखें तो हम क्या पाते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का ही वर्तमान का मानचित्र है आपके सामने। इसमें ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, शॉर्ट में पीओके के नाम से आप इसे सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को, एक इस क्षेत्र को जो ये ऊपर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को, नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान। और जो इधर का क्षेत्र है, दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, इसको पाकिस्तानी कहते हैं आजाद कश्मीर। देखिए क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर। भारत का क्षेत्र है, कहते हैं आजाद कश्मीर। यहां पर आप ये जो क्षेत्र देखेंगे, जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन को कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि आज़ादी के बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान से घुसपैठिए भारत में यहाँ कश्मीर में प्रवेश किए थे और यहाँ इस क्षेत्र तक उन्होंने कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिकों ने जाकर बाद में भारतीय सेना ने जाकर यहाँ तक अपना कब्जा किया, जिसे अभी तक इस पर मामला चल रहा है यूनाइटेड नेशन में, और LOC को क्रिएट किया गया, LOC को बनाया गया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर बनाया गया। इसी क्रम में अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे जहां इंदिरा कॉल है, जो कि हम कहते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, हम अक्सर सामान्य अध्ययन में इस चीज को पढ़ते हैं, एक फैक्ट को याद करते हैं कि इंदिरा कॉल क्या है, भारत का सबसे क्या है, उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल है। तो जो इंदिरा कॉल है, यहाँ पर है एक सियाचिन ग्लेशियर, इसी के पास जो सियाचिन ग्लेशियर है यहीं पर स्थित है। क्या, यहाँ से आप थोड़ा साउथ में आएंगे, साउथ की तरफ आएंगे तो इनके बीच में स्थित है यहाँ कारगिल। क्या स्थित है, कारगिल। श्रीनगर है यहाँ, श्रीनगर के और इधर सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में है कारगिल। और जो कारगिल है ये पूरी तरह से कहाँ है, LOC बॉर्डर पर स्थित है। तो यहाँ क्या हुआ था कि जो पाकिस्तानी सैनिक हैं लगभग 8 से 9 किलोमीटर भारतीय सीमा के अंदर घुसकर कारगिल में स्थित टाइगर हिल्स पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और टाइगर हिल्स पर उन्होंने कब्जा करके वो यहाँ पर बैठ गए थे, यानी LOC को उन्होंने पार कर दिया। और एक और बात मज़ेदार देखिए कि काफ़ी मज़ेदार बात ये रही कि लगातार जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का जो क्लेम है वो चाइना तक होता था। क्या क्लेम होता था, वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को तो वो अपना क्षेत्र बताता ही था, उसके साथ साथ जो चाइना का सिंजियांग प्रांत है उसको भी अपना क्षेत्र बताता था। लेकिन 1961 के बाद चाइना का तो वो क्षेत्र उसने छोड़ दिया, कहा कि ठीक है वो सिंजियांग पाकिस्तान का भाग नहीं है, पाकिस्तान ऐसा क्लेम करता था। लेकिन और इसके साथ साथ क्या किया उसने, पाकिस्तान को सक्षम वैली, पाकिस्तान को सक्षम वैली जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है वो गिफ्ट में दे दिया, गिफ्ट कर दिया। और बदले में चाइना ने केवल पाकिस्तान को क्या कहा कि जब जम्मू कश्मीर का मामला सुलझ जाएगा, जम्मू कश्मीर आपको मिल जाएगा, तब हम क्या करेंगे, सक्षम वैली आपको लौटा देंगे। तो चाइना इतना सीधा देश है कि आप उसको जमीन दी हुई वो आपको वापस लौटा देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इस कारगिल में जो युद्ध हुआ वो युद्ध भारतीय इतिहास में, इंडिया के इतिहास में दर्ज हुआ सबसे बड़ा और सबसे कठिन युद्ध है भारत की आज़ादी के बाद। ऐसा युद्ध जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए और एक निश्चित परिणाम पहले ही डिसाइड कर दिया था कि भारत इसमें हार जाएगा। लेकिन भारत की जो सेना रही उसने घुटने नहीं टेके, लगातार अपने अंतिम दम तक लड़ती रही। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि कारगिल पर एक पाकिस्तानी जवान को हटाने के लिए कम से कम 27 जवान चाहिए थे। जैसा मैंने शुरू में ही बताया
कि युद्ध कहाँ हो रहा था? युद्ध हो रहा था ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर युद्ध हो रहा था। कहाँ हो रहा था? ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर युद्ध हो रहा था। और वहां से, टॉप से अगर कोई गोली मार रहा है, कोई दाग रहा है, वहां से निगरानी रखना आसानी से, आपको ऊंचाई पर बैठा दिया जाए तो आप ऊंचाई से जो है ना बहुत दूर तक का एरिया देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर भी ऐसे ही कंडीशन थी कि पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए थे ऊपर और वो नीचे भारतीय सैनिकों को देख सकते थे बड़े आराम से, यानी कि एक सैनिक उनका भारतीय सैनिकों के 27 सैनिकों के बराबर था। तो अब उस कंडीशन में यहां पर सीधी सी बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर शहीदी हमें देखने वाली थी, लेकिन हमारे किसी भी सेना के बटालियन ने पीछे हटने से मना कर दिया। हमारी सेना की बटालियंस एक के बाद एक आगे बढ़ती रहीं और लड़ाई में लगी रही। तो ये लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी जा रही थी, जिसमें करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में करीब 8 से 9 किलोमीटर के अंदर घुस चुके थे। और पूरे ऑपरेशन में भारत के लगभग 527 सैनिक मारे गए। कोई छोटी संख्या नहीं है ये, 527 सैनिक। इस देश में किसी घर के बेटे, किसी के पति, किसी के पिता, किसी के कोई रिश्तेदार यहां पर शहीद हुए। और ये एक बहुत बड़ी संख्या है कि 527 सैनिकों की शहादत है कि आज हम लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इस अर्थव्यवस्था को अगर हम लेकर जाते हैं कि हम बहुत तेजी के साथ जीडीपी में बढ़ रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा श्रेय जाना चाहिए इन सैनिकों के नाम। क्योंकि अगर ये उस समय ना होते तो आज हम जमीन का अपना एक बहुत बड़ा टुकड़ा गंवा चुके होते और कहीं ना कहीं चाइना भी एक हिमाकत दोबारा कर चुका होता और हमारे बहुत बड़े एरिया को खत्म कर चुका होता। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना होगा। बिल्कुल श्रुति, दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा को कोई नहीं भूल सकता है। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं कि विक्रम बत्रा ये है कौन। इनका जो नाम है इतिहास में, कारगिल में अपने आप एक दोहराता है, एक दोहराव होता है कि कैसे इनकी बहादुरी ने कारगिल को जिताया। ऐसे ही बहुत सारे न जाने कितने हीरो हैं जिनको कहा जाता है अनसंग हीरोज, मतलब ऐसे हीरोज जिनके हम नाम भी नहीं जानते, लेकिन उनके द्वारा दिए गए बलिदान के कर्ज तले आज भी हम दबे हुए हैं। उनका कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। यानी कि ऐसा बलिदान, या कोई आपके जीवन की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दे, इतना बड़ा निस्वार्थ व्यक्ति क्या हो सकता है। तो जो सेना में सिपाही जाते हैं, वो सिपाही अपने पीछे बहुत कुछ दांव पर लगा कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जो है चीज़ों को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दिवस है आज जो कारगिल दिवस है। इसके अलावा 1363 जवान हमारे घायल हुए इस पूरे युद्ध में। इस पूरे युद्ध में कितने जवान घायल हुए हमारे? 1363 जवान घायल हुए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि एक कहावत बहुत फेमस हुआ करती है सेना में। सेना में एक कहावत क्या बड़ा फेमस हुआ करती है कि माउंटेन ईट्स ट्रूप, माउंटेन ईट्स ट्रूप। ये सेना में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि माउंटेन ईट्स ट्रूप, यानी कि पहाड़ जो हैं वो सैनिकों को खा जाते हैं, सिपाहियों को खा जाते हैं। ऐसा क्यों फेमस है? ऐसा क्यों फेमस है? अगर जमीन पर लड़ाई हो रही है तो आक्रामक जो फौजी हैं को रक्षक फौज का कम से कम 3 गुना होना चाहिए। लेकिन अगर पहाड़ों में संख्या क्या होनी चाहिए? कम से कम 9 गुनी होनी चाहिए। लेकिन कारगिल में यह स्थिति नहीं थी। कारगिल कोई सामान्य पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, हिमालय का सबसे उबड़ खाबड़ क्षेत्र वहां, और वहां कम से कम 27 गुनी होनी चाहिए आक्रामक फौज की सेना का। मतलब एक सैनिक के पीछे जो डिफेंडर है, यानी कि जो भारतीय सैनिक थे, 27 खड़े होने चाहिए थे। ये एक रेशियो निकाला गया था। ठीक है, ये एक रेशियो निकाला गया था। बात क्लियर है कि भारतीय सैनिक, यानी कि अगर सेना का पाकिस्तानी सैनिक वहां पहाड़ पर एक खड़ा है
तो उसके लिए 27 सैनिकों की जरूरत थी। अब देखिए कितने बड़े बड़े बलिदान हमने दिए हैं, कितने बड़े बड़े बलिदान हम यहाँ पर दे रहे हैं कि ये जो संख्या थी कम से कम 9 गुनी, लेकिन कारगिल में अन्य पहाड़ों से अलग यानी कि 27 गुनी होनी चाहिए थी। मतलब अगर वहां दुश्मन का एक जवान है तो उसे हटाने के लिए आपको 27 जवान कुर्बान करने पड़े, 27 जवान खड़े करने पड़ेंगे। इतना भीषण या ऐसा मार्मिक युद्ध था ये, और एक इम्पॉसिबल कहा जा रहा था कि इंडिया, पूरा विश्व इस चीज को देख रहा था कि इंडिया, भारत जो है ये युद्ध हार गया, मानो हार गया। लेकिन यहां पर भारतीय सैनिक अपने दम पर डटे रहे। और यहां पर बदलाव कब आया? बदलाव तब आया जब इंडियन आर्मी की बफोर्स तोपें और भारतीय वायुसेना एयरफोर्स, जो भारतीय वायुसेना है एयरफोर्स, इसने से युद्ध का एक रुख बदला। जैसे ही भारतीय एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के जहाजों का MiG-21 उस समय यूज किए जाते थे, और उस समय 2 MiG-21 हमारे आहत भी हुए थे, यानी कि क्रैश हो गए, यानी पाकिस्तानी सेना द्वारा मार के गिरा दिए गए थे। 2 MiG-21 जो है वायु सेना के जो जहाज थे उसको मार के गिरा दिए गए थे। लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस पूरे युद्ध का रुख बदल दिया, और इसके साथ साथ जो बोफोर्स तोपें थी इन्होंने भी पूरा रुख बदल दिया। स्थिति ये हो गई थी कि एयरफोर्स के जहाजों की आवाज सुनते ही पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो बिलबिला के इधर उधर भागने लगते थे, तुरंत भागने लगते थे। जैसे मधुमक्खी के छत्ता में अगर आग लगा दो, आग दिखा दो, तो कैसे इधर उधर सब भागने लगता, बिखर जाता है। इतना खौफ हो गया था भारतीय वायुसेना का पाकिस्तानियों में कि वो जैसे ही आवाज सुनते थे कि अरे जहाज आ रहा है, तो वो सब लोग ऐसे तिलमिला के इधर उधर भागना शुरू कर देते थे कि कहीं हमारे ऊपर रॉकेट या बम ना गिरा दे। क्लियर? कोई रॉकेट या बम ना गिरा दे, ऐसे भागना शुरू कर देते थे एक साथ ही। तो यहां पर जो इस युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ आया, तो इन बोफोर्स जो तोप हैं इन्होंने आए लगातार, इनसे गोला बारूद, गोले की जो है गोले छोड़े जा रहे थे, रॉकेट छोड़े जा रहे थे, लगातार इनसे जो शूटिंग की जा रही थी, दागे जा रहे थे इनसे, लगातार ऐसे दागे जा रहे थे जैसे दिवाली में हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, लड़ी छोड़ देते हैं, उस तरीके से इससे गोले दागे जा रहे थे लगातार। और ऊपर से, उसके साथ साथ ऊपर से कहाँ, जो भारतीय वायुसेना थी वो भी अब आग बरसाने लगी थी। और जब वो आग बरसाने लगी तो पाकिस्तानियों ने पीछे हटने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं समझा, क्योंकि अब वो कंडीशन आ चुकी थी कि भारतीय सैनिक इस स्तर पर जाने को तैयार थे कि वो लाहौर तक पहुंचना चाह रहे थे कि हम जो है अब उतरे हैं तो पाकिस्तान को ख़त्म ही कर देंगे। लेकिन कुल मिला के भारतीय जो हृदय है, या हम कहें कि भारत की जो एक पॉलिसी रही है कि हम किसी भी देश की संप्रभुता में हनन नहीं डालेंगे। अरे हम भारतीय हैं, हम अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ हमेशा रहेंगे। अगर हम भी पाकिस्तानियों जैसी ओछी हरकत करने लगे तो हमारे भारतीय होने पर लानत है। तो इस चीज़ को सोचते हुए हमने कहा ठीक है, जाइए आप, हारे तो हारे, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी हरकत मत करना। तो कुल मिला के जो भारतीय आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़े पैमाने पर इन सैनिकों का हाथ है। इसके साथ ही ऐसे ही मैं लगातार कुछ सेशंस आज लेकर आता रहता हूँ, लेकिन आज ये जो दिवस था, इस दिवस के कारण मैंने सोचा कि आपको एक कुछ रियल हीरोज से बात करवाई जाए या मिलाया जाए, तो याद दिलाया जाए, क्योंकि आजकल के जो कैंडिडेट्स हैं या दुनिया है, जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं हीरोज कहाँ बन जाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, ये सोशल मीडिया पर ही हीरो बनते हैं। ठीक है, एक हीरो जो बॉर्डर पर है, जो आपकी रक्षा कर रहा है, एक पुलिसमैन जो आपके क्षेत्र की रक्षा कर रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है, वो असली में असली हीरो है। केवल सोशल मीडिया पर वीडियोस बना लेना, घूम घाम लेना, या फिर किसी को अगर हेल्प भी कर रहे हैं तो उसका वीडियो बना के डाल देता है सब, कि पता नहीं कितना बड़का हेल्प कर दिया, उसका वीडियो बना के डाल देता है सब।
तो वो सब नहीं चलना चाहिए। ये जो रियल हीरो हैं उनकी तरह कुछ कीजिए, उनकी तरह बन के दिखाइए, कुछ तो ऐसा करिए। बेशक आप चलिए बॉर्डर पर नहीं जा सकते, लेकिन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ तो ऐसा कर दीजिए कि हाँ, ये दुनिया आपके जाने के बाद भी आपको याद रखे, आपकी आपको सुर्खियों में याद रखे, आपको अपने हृदय में बसा कर रखे। क्योंकि जन्म हर कोई गुमनामी में लेता है, लेकिन मरने के बाद भी अगर कोई उसे याद ना करे तो उसका जन्म लेना ही बेकार है। भाई किसी का जन्म हुआ तो दुनिया थोड़ी जानती है कि उसके घर में ये जन्म लिया है। उसको याद किया जाता है उसके जीवन में किए गए उसके कामों के द्वारा। तो कुछ ऐसा करने का दम बनाइए कि इस कारगिल के विजय दिवस पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। तो इसी चीज को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी के लिए एक सूचना जो कि हम लोग अक्सर लेकर आ रहे हैं, संकल्प बैच कंसेप्टर का, कंसेप्टर संकल्प बैच यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए ऑनलाइन बैच है। और इस बैच की शुरुआत 31 जुलाई से होने वाली है। जो भी कैंडिडेट चाहते हैं ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें पॉलिटी के साथ आपकी क्लास शुरू होगी। ईएमआई बैच है 3,000 रुपये पर मंथ पर, और वन टाइम पे है 60,000 रुपये। ठीक है, आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट चाहता है ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये बैच उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी से शुरुआत कर लेना चाहते हैं 2025-26 के लिए। तो समय दूर नहीं है। ठीक है, बहुत जल्द ही इसका बैच शुरू हो जाएगा 31 जुलाई से, जैसा मैंने बताया। तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन करना, ये नंबर्स आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि आरएफआर बैच, ठीक है, जो आरएफआर मेथड से ये बैच शुरू होगा, ये मेनली वो कैंडिडेट और वो सभी कैंडिडेट जो चाहते हैं कि भाई प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने कैसे। इस बार 2023 का जो पेपर बना प्रीलिम्स का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का, वो बना कैसे, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या थी। अच्छों को पकड़ में नहीं आई वो टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी क्या थी, उस टर्मिनोलॉजी को क्या आप कैसे पकड़ेंगे, उसको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जानना चाहते हैं तो हमारे इस मेथड से आने वाले इस फॉर्मूले पर डिपेंड, जो जीएस प्रीलिम्स क्रैक करने का एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है ओजांग सर का, आरएफआर मेथड, इसको ज्वाइन जरूर करें। अभी इसकी फीस 2199 रुपये है। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लें। लिमिटेड इस पर भी सीट बची हुई है। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से ज्वाइन कर लें। 10 अगस्त से बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 अगस्त से बैच ये स्टार्ट हो जाएगा, और 12,000 क्वेश्चन प्लस डिटेल एनालिसिस के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 12,000 क्वेश्चन, 12,000 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो एक ये सूचना आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ किस तरह से बढ़ते हैं। उसमें मार्गदर्शन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, मेंटरशिप का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस मार्गदर्शन के लिए मुख्य रूप से एक बैच सभी के लिए लेकर आए हैं, जो कि क्या है, गुरुकुल बैच। और गुरुकुल का तीसरा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 17 अगस्त से। अब देखिए, तीसरा शब्द ले रहा हूं मैं यहाँ पे, यानी कि मार्गदर्शन की जरूरत हर किसी को होती है कि कोई भी एक जो एग्जाम होता है, कोई भी जो एक एग्जाम होता है उसको क्रैक करने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और वो एक अच्छा मार्गदर्शक जो होता है वो आपको एक सही दिशा दिखाता है, तभी तो अच्छा मार्गदर्शक कहलाएगा। और इसी कंसेप्ट को लेकर गुरुकुल ऑफलाइन बैचेस क्लासेस हैं। ठीक है, और यहाँ सिलेक्शन हम करवाते हैं एक अच्छा मार्गदर्शन देकर। सारा जीएस का कंसेप्ट क्लियर होगा, और उसके साथ साथ पढ़ने का सही तरीका क्या है, जीवन का एक सही तरीका क्या है, उस चीज़ को यहाँ पर सिखाया जाएगा। अभी फिलहाल 50% ऑफ है, लिमिटेड सीट्स हैं इसमें भी। तो 50% के बाद ये 100% फीस ना हो जाए, उससे पहले आप सभी लोग जो है रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट जरूर करवाएं। ठीक है, तो अपनी सीट को रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ 17 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा।
तो मेंटरशिप, अच्छी नॉलेज, अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, अच्छे हैंड नोट्स और बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाती है इस गुरुकुल में। तो तीसरा बैच है, ये भी फुल हो जाए इससे पहले ज्वाइन कर लें। तो आप सभी को यहाँ पर आप सभी ने ध्यान दिया होगा, सर कंसेप्टर बैच के लिए नहीं है क्या? बिल्कुल है, कंसेप्टर बैच भी जो है लॉन्च हो रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ सर कंसेप्टर बैच के लिए नहीं है क्या? क्या कंसेप्टर बैच के लिए नहीं है, क्या पूछना चाह रहे हैं सोनम? और कोई भी डाउट हो तो आपके सामने फॉर्म्स भी फिलअप किया डाले जा रहे हैं। इन फॉर्म्स पर भी आप लोग जाकर क्लिक करके आप फॉर्म भर दीजिए इन पर। ठीक है, देखिए आप ओजांग सर लाइव करके ये फॉर्म आ रहा है आपको, येलो कलर का शो हो रहा है ना, इस पर भी आप क्लिक करके अपना डिटेल्स डाल सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो। सर कंसेप्टर बैच के लिए नहीं है क्या, RFR के लिए? बिल्कुल, इसका जो लेकर जो पैसे हैं, जो फी है वो रिसेंटली बढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो तुरंत जो है इस पर कॉल कर लीजिए, थोड़ा डिडक्ट चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएगी, थोड़ा डिस्काउंटेड मिल सकती हैं, आप कॉल कर सकते हैं। RFR के लिए अलग से ही लेना पड़ेगा सोनम, कंसेप्टर से अलग है RFR, ठीक है, एक अलग बैच है, तो उसको आपको अलग से ज्वाइन करना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा अलग से, ठीक है। और कोई भी कैंडिडेट, मैं बार बार कह रहा हूँ, शीट आपको दी जा रही है, एडमिशन पेज लिंक है, शीट है, इस पर जाकर अपनी सारी चीज़ें देख सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च, बिल्कुल बिल्कुल मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, उसको भी लॉन्च किया जाएगा। कंसेप्टर बैच में RFR नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं, कंसेप्टर बैच में RFR नहीं है, कंसेप्टर बैच अलग है, RFR बैच अलग है बेटा, ठीक है। RFR बैच बिल्कुल अलग है, उसको लेकर जो है आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है, उसको लेकर आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी बहाने हमने अपने रियल्स हीरोज़ को जाना और उनके बारे में एक जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। एक उम्मीद जगी हमारे अंदर कि हम भविष्य में कुछ ऐसा कर जाएं कि जो हमें दुनिया याद रखे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरत यही है कि आपका जो लक्ष्य बना हुआ है उस लक्ष्य को पार कीजिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये इतने रास्ते आपके सामने मैंने खोले, 3 रास्ते हैं। आप कंसेप्टर बैच ज्वाइन कीजिए, RFR बैच को ज्वाइन कीजिए, या गुरुकुल में आइए, हमारे सानिध्य में, ओजांग सर के सानिध्य में बैठिए और एक अच्छी मेंटरशिप को ज्वाइन कीजिए, एक अच्छे मार्गदर्शक की सलाह लीजिए ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।